उसको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैसे करें? कैसे हम अपने किसानों को अपना कृषि निर्यात की तरफ सोचने के लिए तैयारी करें। और ज़ाहिर है ये तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती है। इसलिए इनके साथ जब मेरा संपर्क हुआ अभी पिछले 1 डेढ़ महीने पहले से, तो काफ़ी कुछ मुझे भी समझ में आया है, काफ़ी कुछ मैंने भी सीखने का प्रयास किया है और ऐसी संभावनाओं को आज हम तलाशने का प्रयास करेंगे, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारी खेती स्मार्ट कैसे हो सकती है? हम स्मार्ट बन सकते हैं क्या? और स्मार्ट का तात्पर्य यह है कि हम अपनी सब चीज़ों को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपनी खेती को अगर करें, तो उसको हमें निश्चित रूप से लाभ रहेगा और ये लाभ केवल आर्थिक रूप में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होनी चाहिए खेती। जो विषय मैंने कल भी कहा था कि हमारी खेती का अर्थ केवल आर्थिक लाभ से ही नहीं है, बल्कि एक समग्र लाभ के दृष्टिकोण से भी हमने इसको सोचना है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि को मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मिस्टर सोनू वर्गीस, मिस्टर दत्ता, आप आएँ और अपनी बात कहें और आपके जो अनुभव हैं और आपके अभी तक के जो कार्य हैं, उसमें कैसी आपने प्रगति की है? क्या आपने अनुभव किया है? और कैसे आप इस चीज़ को लाभकारी बनाते हुए, समग्र रूप से लाभकारी बनाते हुए अपने कार्यों को आगे संपादित करेंगे? आपकी क्या शर्तें हैं, नियम क्या हैं? आपके द्वारा सावधानियाँ क्या कैसे की जानी है? तो इन सब विषयों पर मैं आप दोनों को आमंत्रित करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो भी हमारे साथी किसान अलग-अलग राज्यों से आज अपनी बात जो सुनेंगे, वो अपने प्रश्नों को नोट करें और एक-एक करके जब इनका प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाएगा, एक-एक करके हैंड रेज़ करके अपनी बातों को कहेंगे। मैं अब आगे का सत्र के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग आएँ और अपनी वार्तालाप को शुरू करें, अपने प्रस्तुतिकरण को भी शुरुआत करें। जी। Hi. Namaskar. जी। नमस्कार। Actually, I have with Mr. Datta. Thank you, Pavanji, and all people. So my colleague Datta will explain everything because he's more versed with Hindi and he can explain, and we can discuss at the end. Over to Mr. Datta. नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों। Mr. Sonu, can you just give the slides? Sure. Before the slide, you just show the video first. मैं आप सबके सामने एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो पहले दिखाना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं आपसे इस विस्तार में इसके बारे में बात करूँगा। भारत के पास 20 करोड़ एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है, फिर भी ज्यादातर किसान प्रति एकड़ 50,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। इसका नतीजा, उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है, गांव खाली हो रहे हैं और किसान शहरों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। लेकिन सोचिए, अगर वही जमीन 3,50,000 रुपए प्रति एकड़ सालाना कमा सके और वो भी किसान की जमीन उसकी ही रहे। लैम्पेरोफोस लाया है स्मार्ट ग्रीन फ्रेंचाइज मॉडल, जिसे पावर करता है उसका पेटेंटेड AIFPCS, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट फार्मिंग एंड प्रिसिशन कंट्रोल सिस्टम, और विशेष LFF, लैम्पेरोफोस फार्मिंग फॉर्मूला तकनीक। यह सौर ऊर्जा चालित AI संचालित तकनीक खेती को देती है सटीक नियंत्रण, मिट्टी, जल, तापमान और पौधों की जरूरतों को समझते हुए खेती को बनाती है डिजीज फ्री और पोषक तत्वों से भरपूर। हमारा मॉडल किसान संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षित कर
उनकी आय बढ़ाता है। साथ ही यह मिट्टी, जल और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हरित तकनीकों को बढ़ावा देता है। हर एसईजी क्लस्टर में कम से कम 50 एकड़ जमीन होती है। किसान जमीन के मालिक रहते हैं, लेकिन संचालन का जिम्मा लैम्प्रोफोस का होता है, जिसमें खेती, तकनीक, विपणन, प्रशिक्षण और वितरण सब शामिल है। लाभ का आधा हिस्सा जमीन मालिक को और आधा लैम्पेरोफोस को मिलता है। सब कुछ पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से होता है। AIFPCS और LFF की मदद से हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के पोषक, जैविक और एक्सपोर्ट रेडी फल और सब्जियां उगाते हैं, जो अमेरिका, यूरोप और इजराइल जैसे देशों के उत्पादों को टक्कर देते हैं। हमारा मॉडल सुनिश्चित करता है कि उत्पाद भारत और विदेश दोनों में गुणवत्ता जांच में खरा उतरे। लैम्पेरोफोस खेती से लेकर निर्यात तक पूरी चेन को मैनेज करता है। उत्पादन, प्रक्रिया, क्वालिटी, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग। अगर कोई उत्पाद निर्यात मानकों से कम हो, तो उसे प्रीमियम प्राइस पर देश के मेट्रो शहरों में बेचा जाता है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता। एसजीएफ को भारत सरकार, राज्य सरकारों, कृषि परिषदों और CSR फाउंडेशनों से समर्थन मिला है। देश भर के सैकड़ों FPO हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। ACGF सिर्फ एक खेती का मॉडल नहीं, यह एक आंदोलन है। यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाता है, गांवों को पुनर्जीवित करता है और विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम है। चलिए साथ मिलकर बनाएं एक नया भारत, स्मार्ट, हरित और समृद्ध। क्या आप हमारे साथ विकसित भारत बनाने के इस सफर में जुड़ेंगे? धन्यवाद। मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको ये वीडियो हमारे मकसद के बारे में बताया गया है। मिस्टर सोनू, कैन यू गिव द प्रेजेंटेशन? आपको 1-2 मिनट के अंदर हमने ये बताया कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद जो है, सबसे पहले है कि हमारे जो छोटे किसान भाई लोग हैं, उनका जो इनकम है, वो इनकम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है कि डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, हमारा वो मकसद को लेकर हमने ये फॉर्मूला शुरू किया है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर IIT, JNU और बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर से लोग सब इकट्ठे हुए हैं और इसके ऊपर बहुत पैमाने में पिछले 4 से 5 साल तक हमने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये सारे स्कॉलर्स इकट्ठे हुए और सारे स्कॉलर्स इकट्ठे होकर ये फॉर्मूला रेडी करके हमारे देश के अंदर पहला सेंटर हमने हरियाणा में बनाया है। हम इस प्रोग्राम को आगे और लेके जाना चाहते हैं। इसका मकसद है कि हमारा जो 72% जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे फार्मिंग होती है, उस चीज को हम किस तरीके से और आगे बढ़ाए जो हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ कर सके। हमारा दूसरा मकसद है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो 1 एकड़ के अंदर 30 से 50 हजार रुपए सालाना कमाते हैं, उनका इनकम किस तरीके से हम बढ़ा सके और हमारा जो गांव से जो शहर में माइग्रेशन हो रही है, उसको हम किस तरीके से रोक सके। ये जो क्लाइमेट की मार है, उस चीज को हम किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से उसका वर्किंग करके हम इसके ऊपर काम कर सके। नेक्स्ट प्लीज। हमारा ये जो तकनीक है, ऑटोमेटेड इंटेलिजेंट फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम AIFPCS बोलते हैं, और दूसरा हमारा फॉर्मूला है LFF, जिसको हम लैम्प्रोफोस फार्मिंग फार्मूला मेथोडोलॉजी बोलते हैं, जिसके दौरान हम ये स्मार्ट ग्रीन फ्रेंचाइजी मॉडल हमने डेवलप किया है। और ये मॉडल हमने
उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट फ्रेंडली स्कीम जितने भी हैं उसके साथ मैच करके किया है, ताकि वो सारे के सारा चीज हम सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसके साथ हाथ बढ़ा के, उसके साथ 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 चल के और आगे बढ़ा सके। हमारा मकसद है कि फार्मर जो 1 एकड़ जमीन में है, जिनका 50,000 मान के चलते हैं सालाना पर एकड़ कमाई करते हैं, हम उस इनकम को 3.5 लाख से 7 लाख रुपए पर एकड़ हर सालाना उसको इनकम जनरेट करके दें। इसके अलावा हम जो फार्मर्स हैं उन लोगों को तकनीकी नवीकरण जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर और फार्मर्स को हम सिखाएं, उसको ट्रेनिंग दें और उनको क्लस्टर्स को और अच्छी तरीके से एक सक्षम डेवलप करें। इसके अंदर हमारा मेन जो है वो एक सस्टेनेबल रूरल जॉब्स जो है उसके साथ हमने इको बैलेंस, ये जो हमारा जो AIFPA फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग जो पूरा वर्किंग करते हैं, ये पूरा वर्किंग हमारा सौर ऊर्जा से करते हैं 100%। इसके अंदर हमारा जो पानी का बचत है वो हम 90% पानी की एफिशिएंसी बचत के साथ हम काम करते हैं। इसके अंदर लेबर जो है सिर्फ 20% लगता है। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ 20% कैसे होगा, बाकी लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हमने आपको बताया कि हम इसके ऊपर हम ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो हमारा तकनीक है, ये तकनीक हम पूरा का पूरा ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम करते हैं। इसमें हम ऑटोमेटेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटेड पेस्टिसाइड्स इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम सिनेरियो के अंदर हम काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो आपको मैंने बताया और आपने वीडियो भी देखा, इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर हम कम से कम 50 एकड़ का जो जमीन होता है उसके ऊपर हम ये खेती करते हैं। इस खेती को करने के लिए हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं, जिसको हम 10 साल, 15 साल और 20 साल 3 अलग अलग मॉडल में हम इसको काम करते हैं। और इसके अंदर हम जो काम करने का तरीका है उसके अंदर हम गारंटी देते हैं पर एकड़ 3 लाख से लेके 7.5 लाख तक का कमाई 1 एकड़ के अंदर होए। अब आप बोलेंगे इसके अंदर क्या एक्टिविटी करते होंगे कि हम लोग इसके सारे चीज कर पाते हैं। इसके अंदर हम ऐसे फल सब्जी करते हैं जो एक्सपोर्ट के अंदर जरूरत है। हम उसके हिसाब से इसका पूरा रिसर्च करके कौन से जगह पे है, कैसा है, इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। इसके साथ साथ हमारा रिसर्च वर्क जो है बहुत बड़ा चीज है और ट्रेनिंग जो है हमारे फार्मर्स भाइयों के लिए वो भी बहुत ज्यादा है। इसके अंदर हम मिक्स फॉर्मुलेशन करते हैं, जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशन फूड, पोल्ट्री, डायरी, जो आपका स्मार्ट डायरी सिस्टम है, फिशरी है, जहाँ पे जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से हम वर्क करते हैं। और जो सबसे बड़ा चीज़ है हिंदुस्तान के अंदर, जो मेजर चीज़ आने वाला है वो है आपका एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म एक आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में एक ऐसा इनकम का जरिया है जिसके थ्रू से आपका फार्मिंग और आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट और ज़्यादा हो सकता है। इस चीज़ को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका फर्स्ट ग्रेड का प्रोडक्ट होता है, जो हम पहला मापदंड के जो सामान हम इसमें पैदा करते हैं उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के बाद जो सेकंड ग्रेड का आइटम होता है, जो गुणवत्ता से भरपूर होता है, वो चीज़ हम डायरेक्टली हमारा रिटेल चेन के साथ जो लोकल मार्केट में है उनके साथ हमारा टाई अप है, हम उनको दे देते हैं। इसमें आपका जो सबसे बड़ा चीज है वो है आपका लोकल से डायरेक्ट आपके पास फॉरेन तक जा रहा है, इसके बीच में मिडिल मैन कोई भी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। अभी आपको मैंने बताया जैसे 10 साल, 15 साल और 20 साल का प्रोग्राम होता है। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल का प्रोग्राम इसलिए होता है कि हम उसके हिसाब से कितने दिनों के लिए ये जगह लिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसके अंदर प्लांटेशन करते हैं। आप अगर मान लीजिए कि हमने चंदन का फार्मिंग करना है, वो 10 साल में तो होगा नहीं, उसके लिए आपको ज़्यादा समय चाहिए। तो हम
टाइमिंग के हिसाब से, समय के हिसाब से हम प्लान करते हैं कि कौन सा जगह पे क्या चीज उगाना है, और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम हमेशा रेगुलर बेसिस में क्या चीज हम बेच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जैसे आपको बताया कि अलग अलग सामानों के, वेजिटेबल फ्रूट्स के हम चयन करते हैं कि कहाँ पे कौन सा चीज करना है और कैसे करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा आमदनी होए। नेक्स्ट प्लीज। अभी जो मैंने आपको बताया जैसे 10 साल का मॉडल है, 10 साल का मॉडल के अंदर हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, जो शुरुआत में हमारी पूंजी लगती है, वो करीबन 2 करोड़ की लगती है, और उसके अंदर दूसरे साल से हमारा जो रेवेन्यू है वो करीबन 4.5 करोड़ से 7 करोड़ तक का होता है। उसके अंदर खर्चे निकाल के जो नेट रेवेन्यू निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है, वो करीबन 3.5 करोड़ से 6 करोड़ का होता है, जिसका हम 50%, 50% हम आपके एफपीओ को दे देते हैं और 50% हम लैम्प्रोफोस को हमारे लिए रखते हैं। ये जॉब के अंदर जैसे आपको बताया कि 50 एकड़ जमीन को हैंडल, इसको संभालने के लिए 15 लोगों का जरूरत है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी लोगों को हम हमारी जो तकनीक है इसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जॉब ओरिएंटेड चीजें, अब आप फार्मिंग जो कर रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करेंगे, उसके लिए प्रोसेसिंग भी होती है, उसके लिए पैकेजिंग भी होती है, जो एक नया चीज है जो एक्सपोर्ट के लिए मापदंड के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आपका वो सामान नहीं जाएगा। तो ये सब चीजों के लिए ट्रेनिंग भी हम जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग के अंदर देते हैं। इस तरीके से हमारा 15 साल का है। नेक्स्ट प्लीज। इस तरीके से हमारा 20 साल का है। नेक्स्ट प्लीज। जो भी हमारी कमाई होती है खर्चा निकालने के बाद, हम इसका आधा हम एफपीओ को दे देते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है, ये काम करने का तरीका एफपीओ के साथ है। हम एफपीओ के साथ मिलके इस जगह को लेते हैं। लेने के बाद हम उस जगह के ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं, उसका सॉइल टेस्टिंग, लैंड, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसका लीगल कॉम्प्लायंस, उसका मार्केट का क्या अरेंजमेंट है, ये सब करने के लिए हमारे को कम से कम 8 महीने लग जाते हैं। इसको करने के बाद हम अपना जो AIFPCS फॉर्मूला है उसके बेसिस में हम इसके ऊपर फार्मिंग शुरू करते हैं। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा चीज है वो है क्लाइमेट फार्मिंग सिस्टम। जो क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मिंग सिस्टम है उसका मकसद है कि हर जगह पे अलग अलग चीजें होती है, तो हमें क्लाइमेट के ऊपर पूरा रिसर्च करना पड़ता है, उसके डाटा निकालते हैं हम, उसके ऊपर हम काम करते हैं। इसका जो मेन सबसे बड़ा चीज है इसके बाद वो है आपका स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। ये सब चीजों के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, इसके ऊपर हम तैयारी भी करते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट के अंदर खरा उतरे। हमारा जो मेन मकसद है वो है कि हमारे फार्मर्स जितने भी हैं, हमारे उनके एंड टू एंड सारे प्रोसेस को कंप्लीट करें, शुरू से लेके सॉइल टेस्टिंग से लेके एक्सपोर्ट तक करने तक, और मार्केट में एक्सपोर्ट के मार्केट के दुकानों तक पहुंचाने तक का ये सारा काम हमारा है। हम इस काम को पूरा हमारे ट्रेंड लोगों के टीम के साथ ही करते हैं। ये हमारे काम करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कस्टम्स के क्लियरेंस चाहिए होते हैं, एक्सपोर्ट के लिए पेपर्स चाहिए होते हैं, एक्सपोर्ट के लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है, वो सारे चीजें हम कंप्लीट करते हैं। हमारा लैब होता है जहां पे हम हर चीज के ऊपर, हर फ्रूट्स के ऊपर, हर वेजिटेबल के ऊपर पूरा का पूरा टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद उसके ऊपर बारकोड लगाई जाती है। जब एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट के अंदर आपको हर सामान के अंदर उसकी किस तरीके से हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसके अंदर आपने क्या केमिकल यूज किए, क्या फर्टिलाइजर यूज किया, क्या पेस्टिसाइड यूज किया, इस सब चीजों का इंफॉर्मेशन देना होता है। वो सारा हमारे ट्रेंड लोग इसको करते हैं, और हम साथ के साथ आपको इस चीज को करने के लिए आपको ट्रेनिंग देके सक्षम बनाते हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स हम लोगों के पास हैं। जैसे आप देखें, एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेस करनी होती है,
उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो भी चीज करनी होती है, ये सारे लीगल कॉम्प्लायंसेस के पूरे हमारे ट्रेंड एक्सपीरियंस टीम है जो इस काम को करते हैं और साथ के साथ आप लोगों को सिखाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो मार्केट के अंदर हमने आपको बताया कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर हमारे टाई अप है वॉलमार्ट, लुलू, कारफोर, हाइपर पांडा, स्निपी, इनके साथ। ये हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। इस तरीके से हमारे डोमेस्टिक पार्टनर्स भी हैं जो हमारे जैसे आपके बिग बास्केट हो गया, रिलायंस हो गया, तो इन लोगों को हम डायरेक्टली पहुंचाते हैं। बहुत सारे आप लोग हैं जो करते होंगे, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, जो कंट्रोल प्रोडक्ट है, उसकी गारंटी हम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे काम करने के तरीके के अंदर हमारा कोई मिडलमैन नहीं होता, सीधे फार्मर से सीधे रिटेल तक जाता है, जिस वजह से हमारे फार्मर्स का इनकम ज्यादा होता है। इसके अंदर जो पैकेजिंग है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग करते हैं, उसके ऊपर भी सारा पैमाना हमारा वर्किंग होता है। इसके अलावा हमारे जितने भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स हम एप्लीकेबल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे इस पूरे फार्मिंग के अंदर, ताकि हमारे सरकार के साथ हम अलाइंड होके चल सके। जो सबसे बड़ा चीज है, हमारे जो छोटे फार्मर्स हैं, उन छोटे फार्मर्स के लिए हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम CSR बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो CSR के थ्रू से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो अंडर CSR आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं अंडर CSR गवर्नमेंट का रूल है कि अपने छोटे जितने हमारे अंडर प्रिविलेज फार्मर्स हैं उनको फार्मिंग के लिए, मॉडर्न फार्मिंग के लिए हम फैसिलिटेट करें। इस पूरे पैमाने वर्किंग के अंदर हम यूपी गवर्नमेंट के जो एक्सपोर्ट नॉर्म्स हैं, जो सरकारी जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसको हम पूरा मान के चलते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सरकार हमारे साथ जुड़ के सपोर्ट करती है इसके काम को करने के लिए। अभी आपको पहले जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा चीज हमारे पानी, आज के आने वाले टाइम में जो पानी है बहुत जरूरी चीज है, जिसका हम संरक्षण 90% तक करते हैं। और हमारे इस प्रोसेस के अंदर हम ट्रेन्ड स्किल्ड मैन पावर, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको तैयार करते हैं ताकि वो अपने सारे चीजों के अंदर खड़े उतरे और अपने पैरों में खुद खड़े होके एक नया भारत के आगे साथ हमारे साथ बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई भी प्रश्न पूछना हो आप पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद आपको दत्ता जी, बहुत सुंदर। ये मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक के, और इसलिए आज यहाँ पर आए भी है, कि आप लोगों का एक प्रस्तुतिकरण लखनऊ में माननीय मंत्री जो एक्सपोर्ट मंत्री है उनके समक्ष रहा, शायद इसी माह में रहा है, और उसका एक फायदा ये रहा कि आपका जो अलाइनमेंट सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हो गया, क्योंकि इनकी जो एक्सपोर्ट नीति थी सरकार की, उसके साथ चालू हुआ है। तो ऐसा लगता है कि सरकार ने इस चीज को समझा है कि ये भी एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम किसान की आय को बढ़ा सकते हैं और अपने देश को भी दूसरे देशों के साथ भी हम अपने आप का अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए, इस प्रयास को करने के लिए एक तो यहाँ पर अच्छा है, और हम भी एक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इनको हम इनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। अब मैं एक एक करके जो हमारे प्रश्न हैं उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रोशन लाल जी, आप अपना प्रश्न भी करिएगा और उसके बाद एक एक करके सभी जो साथी हैं उनके आप प्रश्नों को भी मॉडरेट कर लीजिएगा। डॉक्टर रोशन लाल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने प्रश्न करें। जी थैंक यू सर। मेरा पहला प्रश्न ये था, 2-3 मेरे प्रश्न हैं जो किसानों से रिलेटेड है, फिर हम किसानों के प्रश्न लेंगे। एक माइक को म्यूट कर देंगे, वर्गीश सर माइक म्यूट कर देंगे तो ठीक रहेगा सर। वर्गीश सर, अगर एक साथ माइक रहते तो थोड़ा वाइब्रेशन आता है। जी थैंक यू सर। सर, फार्मर के पास क्या, पहला मेरा ये है कि फार्मर्स के पास क्या होना चाहिए, क्या उसके लिए भी कुछ ऐसा है कि
ये चीजें उसके पास होना चाहिए, तब हम वहां पर काम करेंगे। पहला मैं सबसे पहला चीज है, फार्मर एक तो एफपीओ के मेंबर होना चाहिए, दूसरा उसका जमीन उसके 7/12 या उसका जो लैंड रिकॉर्ड है वो सरकार के खाते पे रजिस्टर होना चाहिए, और उस जमीन के अंदर कोई लिटिगेशन नहीं होना चाहिए, जैसे उसमें कोई उधार लिया हुआ है या वो कोई डिस्प्यूट में रखा हुआ है, वो चीज नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट ये था कि ये जो 8 महीने का गेस्टेशन पीरियड है, इसमें चूंकि क्या है, छोटा किसान होता है, तो आप भी समझते हैं हमारा भारतीय किसान, तो वो 1 साल पूरा जाएगा, तो उसके लिए क्या कुछ प्लान हमारा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या किया है? जी मैं सोनू वर्गीस सर को बोलूंगा इसका आंसर देने के लिए। So actually, for the initial period, it's a preparation period and a site development period. So normally, when we make agreement with FPO, so FPO normally request, because FPO know their members, how the financial background of their members, and suppose actually they don't have that much period, like they don't have any proper other livelihood source during those period, and we can because that's case to case. Normally we don't entertain at least for, because the basically initial time is for the arrangement, site preparation, and once that entire thing is over, then the initial revenue will start coming from after 8 months onwards, from the vegetable onwards, and actually the full-fledged amount will come after 2 years. So but meantime, if they need something, then we need to arrange a setup with the FPO and with some contingency fund or something, if it is that necessary. मेरे ख्याल से आपको इसका क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं आंसर जो उन्होंने इंग्लिश में बोला मैं आपको बता देता हूँ। जो ये 8 महीने का प्रिपरेशन है, इसका कोई हमारा फार्मर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन जैसे आपके एफपीओ के अंदर आप बोलते हैं कि फार्मर्स जो है वो नहीं कर सकते, तो इसके अंदर कुछ कंटिंजेंसी जो खर्चे हैं उसका हम कुछ प्रावधान कर सकते हैं, उसका हम एफपीओ के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। सर मतलब हम जो 8 महीने रहेंगे, किसान अपनी क्रॉप ले सकता है, उसकी प्लानिंग चलती रहेगी, पर वो अपनी क्रॉप उस समय कंटिन्यू कर सकता है। हाँ जी। वो उसका मतलब एकदम से वो भी नहीं होगा, और कुछ कंटिजेंसी फंड ऑलरेडी जो रहेगा इंस्टीट्यूट का, उससे उसको सपोर्ट मिलेगा, ताकि उसको वो मतलब बैक ना हो और चीज़ों को कर सके। जी थैंक यू सर। एक नया इशू अभी जो रिसेंट आ रहा है, वो भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में था, क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट के बेस पे वो कर रहे हैं, तो कई सारे अभी ट्रेड रिलेटेड चीज़ें चल रही है, तो उसके लिए भी कुछ प्लानिंग की ज़रूरत होगी, तो उस पर भी कुछ काम हुआ है क्या? हाँ, उसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। उसके ऊपर सारा वर्कआउट करने के बाद ही हम इसके प्रोसेस के ऊपर चल रहे हैं। जो भी रेगुलेशन आएगा वो तो चलते रहेगा, होते रहेगा, तो उसको हम डेफिनेटली उसको सेफगार्ड तो करेंगे। Because from yesterday, Government of India has announced some new scheme for the export promotion and especially for the horticulture. So we are actually working closely with government and government schemes. And this actually our system is already aligned, because we have already formulated our technology and our system. And in order to back up such system, the new schemes are coming up, and definitely whatever is aligned with the government scheme, and also we are well familiar with the international standards, so we are providing such options which is more suitable for our people, our farmer, as well as which is aligned with the international standards.
हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे साथ है, हम गवर्नमेंट हमारे को सारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें फार्मर्स का कोई इश्यूज नहीं आएगा। जी थैंक यू सर। मैं मेहरा साहब से अनुरोध करूंगा कि आप अपना प्रश्न करें। रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है सर। मैं रमेश मेहरा नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में मान लो यहाँ कोई एफपीओ आपके साथ जुड़ता है। हमारे यहाँ 3 फसल होती है, धान, गेहूँ और मूंग, जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग किया गया है और पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है। अब इस जमीन को आपको सुधारने में या आपके वहाँ तक आने में कितना समय लगेगा? जियो 8 महीने। जी 8 माह बाद मतलब आप इस जमीन से वो माल उत्पादन कर सकते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात हो सके। हमारा मकसद है कि पहले जो हम रिसर्च करते हैं उसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज करना है और किस चीज को कम करना है। वो पूरा कंट्रोल्ड फार्मूलेशन होता है, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करके उसका पूरा स्टडी करके उसका क्या चीज करना है, कैसे करना है, क्या होगा, ताकि हम 8 महीने के अंदर फार्म को रेडी करके एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पूरा तैयार कर लें। वो हम 8 महीने के अंदर हम ये कर लेते हैं। जी दूसरा प्रश्न है सर कि जो किसान आपके सदस्य होंगे उनकी क्या भूमिका होगी? जो किसान हैं वो एफपीओ के मेंबर हैं और हमारे साथ एफपीओ का एग्रीमेंट होता है, और जो किसान हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं उस फार्म के अंदर काम करने के लिए और प्रशिक्षण करते हैं कि इस तरीके से फार्मिंग वो पूरा किस तरीके से संचालन करे, उसके लिए ट्रेंड हो जाए। ये खाली फार्मिंग के साथ जरूरत नहीं है, फार्मिंग के साथ आपको एक्सपोर्ट के लिए भी नॉलेज देते हैं, पैकेजिंग के लिए भी नॉलेज देते हैं, प्रोसेसिंग के लिए भी नॉलेज देते हैं, जिसके अंदर वो तैयार हो जाते हैं। अपने जो पूरा हमारा जो टाइम है आपके साथ 10 साल 15 साल या 20 साल, उसके बाद वो हमारे साथ चलते रहेंगे। अगर जब हम वहां से अगर आप हमारे साथ आगे नहीं चलना चाहते हैं तो उस केस में आप इतने सक्षम हो जाए कि आप खुद एक्सपोर्ट कर सके, सारे डॉक्यूमेंटेशन आप खुद कर सके, हम हर चीज के लिए तैयारी करवा देते हैं। जी सर। ओम जी बहुत सुंदर। निश्चित रूप से जो तरीका है वो बहुत सुलझा हुआ है और सारी चीजें बहुत सही तरीके से तैयारी की गई है। मैं अगली कड़ी में डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने प्रश्न रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर मैं डॉक्टर किशोर दुबे, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और उस एरिया से स्पेशली जहाँ भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड हुई है, वर्धा डिस्ट्रिक्ट और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट। सर हमारे यहाँ छोटे किसान बहुत बड़े पैमाने में हैं और उनके एफपीओ कुछ बने भी है, लेकिन उसमें जितना चाहिए कि वो सक्षम स्थिति में शायद 1% 2% होंगे नहीं है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एग्रीमेंट रहेगा 50 एकड़ भूमि का, क्या वो इकट्ठी एक दूसरे को अटैच चाहिए या जैसा एफपीओ में एक 2-4 एकड़ 2-4 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग पीसेस होते हैं वैसी भी चलेगी? ये पहला प्रश्न है सर। पहला प्रश्न का आपको आंसर देता हूँ जी। हमारे को ये एक सिंगल क्लस्टर चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि क्योंकि इसमें देखिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, सारे हम इसमें ड्रॉप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो हमें ये इकट्ठा चाहिए होता है। जी सर उसके बाद में जैसे कि दुबे साहब प्रश्न करते हो जाए आप म्यूट कर दिया करें। सर बाद में ये जो किसान है बहुत ही मतलब गरीब किसान है और वो सस्टेन नहीं कर सकते। आपने पहले साल में बोल दिया कि पहले साल का क्रॉप वो लेंगे और तब तक वो अपनी क्रॉप ले सकते, लेकिन फिर आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के या जमीन देने के बाद में वो पर एकड़ उनको सालाना कुछ मिनिमम का पैसा मिलेगा क्या? मतलब हिसाब होते रहेगा 3 लाख रुपए पर एकड़।
हर साल मिलते रहेंगे मिनिमम? अगर मान लीजिए कोई भी डिजास्टर हो गया, कोई भी कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, तब भी मिनिमम गारंटी हम देंगे उसमें। जी। और सर लास्ट क्वेश्चन कि ये एग्रीमेंट मिनिमम 10 साल से ऊपर ही होगा या 5 साल के लिए हो सकता है? सर जो अगर अच्छे तरीके से अगर कमाई करना है तो उसको तैयार करके चलने के लिए हमारे पास जो अभी मॉडल है वो पहले हमारा 5 साल का था, लेकिन अभी हमारा 10 साल, 15 साल और 20 साल का है। 3 मॉडल में हम काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जी थैंक यू डॉक्टर सर। सभी से निवेदन है कि आप जब भी प्रश्न करें, प्रश्न करने के बाद तुरंत अपने आप को म्यूट कर लें। जब अभी सभ्यसाची साहब उत्तर दे रहे हो तो उस समय म्यूट कर लें, बातें ठीक से सुनाई नहीं देती। अगला कड़ी में राकेश गौर जी, आपको आमंत्रित करता हूँ, आप प्रश्न करें। जी धन्यवाद सर। सदन में नमन सभी को। मेरा प्रश्न भी यही था जो डॉक्टर साहब ने अभी पूछा। बाकी जमीनों का थोड़ा सा एक और है कि जैसे मान लीजिए जमीन, अब जैसे मान लीजिए एक किसान की नहीं वो 10 किसान अगर उसमें है अपने, तो 10 किसानों को जमीन को फिर वो एक प्लाट बनाया जाएगा कि या वो वैसी ही रहेंगी जैसी मतलब अभी मौके पे जमीनें हैं? देखिए आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल इस जगह के हिसाब से सही है, लेकिन होता क्या है कि कम से कम जैसे मान लीजिए आपने एक जगह बनाया जिसमें हमारे को कम से कम 30 एकड़ या 25 एकड़ कम से कम चाहिए अगर एक इकट्ठा कर सके। तो जो आपका इशू है कि आप बोल रहे हैं कि थोड़ा इधर है थोड़ा उधर है, तो इसमें हमें कम से कम जो होता है वो एक जगह पे, अगर एक जगह से दूसरे जगह के अंदर मान लीजिए आधा किलोमीटर का या 100 मीटर का भी फर्क है, तो हमारे को एक कम से कम भी 25 से 30 एकड़, क्योंकि हमारा जो ये ऑटोमेटेड सिस्टम मशीन है वो सिस्टम सेटअप करने के लिए एक जगह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर अलग अलग हो जाएगा फिर हमें 2 लगाने पड़ेंगे। जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़ का, मान लीजिए 10 साल के लिए, तो वहां पे 2 करोड़ के जगह 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को जो जमीन है वो एक कट्ठा चाहिए होता है। नहीं सर, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज एक 50 एकड़ में हमारे 50 प्लाट हैं, तो वो 50 प्लाट ही रहेंगे या उनको अपन बनाने के लिए इकट्ठा एक प्लाट कर देंगे? मेरा ये प्रश्न पूछने का मतलब था सर। आपका जो क्वेश्चन है मैं उसका समझता हूँ कि जो मार्किंग है अलग अलग, हम हर 50 प्लॉट का सबका मार्किंग रखते हैं ताकि किसी को भी ये महसूस ना हो कि मेरा जमीन दूसरे के पास चला गया। ऐसा नहीं होगा, उसका हर एक का मार्किंग होता है। आप जब मार्किंग नहीं होगा तो हम किस तरीके से उसके जगह को बाद में जब हैंडओवर करेंगे तो किस तरीके से आप उसके ऊपर अपना मार्किंग करेंगे कि ये मेरा जमीन था। तो हर एक का मार्किंग होती है और हम इकट्ठा करके उसको वर्क करते हैं। बीच में पेड़ा जो है वो पेड़ा हटाते हैं हम, लेकिन मार्किंग जरूर रखते हैं ताकि आपको बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि इतना जमीन मेरा था दूसरा का कितना था, वो सारा मार्किंग होती है। जी धन्यवाद। जी थैंक यू सर। प्रश्न है प्रदीप राज वर्मा जी का, आप प्रश्न करें। ओम सदन को सादर प्रणाम। मैं प्रदीप राज वर्मा, ग्राम तीखड़, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम 50 एकड़ इकट्ठा करते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ ऐसा किसान नहीं जिसके पास 50 एकड़ जमीन हो, तो हम लोग 10-12 किसान जब इकट्ठे होकर करेंगे तो उसमें जो पहले से किसी का बगीचा लगा है, किसी का कुछ लगा, तो उसको हटाना पड़ेगा क्या? पहली बात तो ये। और दूसरा, हम लोगों को 50 एकड़ में इनिशियल खर्च कितना आएगा? जो आपका जमीन में आपने अभी तक किया हुआ है, जब तक हम ये फार्म को, जो हमारा 8 महीने का प्रोसेस होता है जिसमें हम तैयारी करते हैं, उस वक्त जब आपके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया और हम तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम में आपका जो फसल है वो फसल आपका है, आप उस फसल को काट के इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका क्लियर हो गया? नहीं सर, हमारे बगीचे लगे हुए हैं। अच्छा, उनके लिए क्या करें? उनको हटाना पड़ेगा क्या?
नहीं, बगीचा अगर लगा हुआ है तो वो जगह पहले हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि क्या पता आपका जो चीज लगा हुआ है उसी पे हम काम करें, तो उसी को हम प्रॉपरली आगे बढ़ाएं, तो वो पूरा स्टडी करना पड़ेगा, वो फिजिकल स्टडी विजिट करके देखना पड़ेगा। Yeah, the current that crop they can finish, because we will take up the activity after that finish of that the current whatever cultivation they are already doing. So we will wait for that. जो जमीन में हो रहा है उसको पूरा वो इस्तेमाल करें, यूज करें। मिस्टर सोनू, द सेकंड क्वेश्चन व्हाट they raise ki they are having a bagicha, that is bigger trees are there, so in that case do we need to reschedule the whole thing, or we will do on the same thing? We need to see the land, we need to check, then only we can say. मैंने आपको यही बोला कि हमें उस जगह को पहले विजिट करके पूरा स्टडी करना पड़ेगा, देखने के बाद ही हम इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। अगला प्रश्न। जी, बहुत धन्यवाद। ये जो अभी सर ने बताया कि अगर मान लो आपका बगीचा है तो आपकी कंडीशन होगी, पहले देखेंगे कि क्या उसमें बेटर काम किया जा सकता है या नहीं। अगर बेटर हो सकता है तो उसमें जाएगा, नहीं तो फिर नई प्लान की जाएगी, उसको रिव्यू किया जाएगा। अगला प्रश्न अशोक भैया। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज है ना कुछ गड़बड़ आ रही है उसके भीतर। मेरा प्रश्न ये है कि जो जमीन है वो तो इन्होंने बता दिया कि आपकी एक जैसा मतलब जमीन, मतलब 50 एकड़ का प्लाट होना चाहिए, आपका कहने का मतलब है एक 50 एकड़ का प्लाट होना चाहिए। दूसरी मेरा कहने का मतलब एक ही किसान का मान लो एक 50, हाँ वो तो अलग अलग नाम पे रहती, एक ही जगह होना चाहिए, आपका कहने का मतलब क्यों सर? आप जब से कोई घर बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर बैठक अलग बनाते हैं, रसोई अलग बनाते हैं अलग जगह पे, ऐसे तो नहीं होता ना। आपको एक जगह लेना पड़ता है, जगह के अंदर आप पूरे घर को बनाते हैं। हम इसी तरीके से एक जगह पे पूरा लेते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। मेरा एक प्रश्न और था कि एक ही किसान का मान लो एक ही प्लाट है 50 एकड़ का, तो वो ले लोगे आप? एफपीओ के साथ होगा सर। तो अगर कंडीशन, अगर कोई फार्मर का इंडिविजुअल है, वो फिर कमर्शियल चीज में अलग तरीके से बातचीत कर सकते हैं हम। एफपीओ का सदस्य है वो किसान? हाँ, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। उनमें जो जमीन है, एक ही प्लाट है वो 50 एकड़ का, और उसमें 2-3 नाम है, 12-12, 15-15, 20-20 एकड़ के 2-3 किसान हैं, और वो एफपीओ के सदस्य है। हाँ, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अच्छा, वहां जो 50 एकड़ में आप प्लानिंग बनाओगे कि इसमें क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना, क्या नहीं करना? बिल्कुल, हम जो डिमांड एक्सपोर्ट के लिए होगा उसके हिसाब से वहां पे क्या उगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारा स्टडी करने के बाद ही हम करेंगे। क्योंकि हमें आपको एक मिनिमम गारंटी जो है वो देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हम काम करेंगे ना। वो जमीन पूरे ऋणों से मुक्त होना चाहिए, आपका कहना एक है? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मिस्टर सोनू, कैन यू शो मी दैट लैंड रिकॉर्ड वेबसाइट वंस? I will show you for the UP, and we have UP। हाँ, मैं आपको यूपी का दिखा, यू प्लीज शो। मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, हर जगह का ये साइट बना हुआ है। हमारे को फार्मर का नाम, फार्मर का प्लॉट नंबर, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका तहसील और उसका गांव, इसका इंफॉर्मेशन हम पहले लेते हैं, जिसको हम चेक करते हैं, और ये चढ़ा हुआ होना चाहिए सरकारी खाते पे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यूपी का है। यूपी में हम इस तरीके से करते हैं, जैसे आपका सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसके बाद तहसील आ गया, उसके बाद विलेज आ गया, फिर प्लॉट नंबर। जब ये हम डालते हैं तो सारा का सारा डिटेल सरकारी खाते में जो भी है वो सब हमारे पास आ जाता है। ये ऋण मुक्त होना जरूरी है। अगर ऋण में है लेकिन वो समय से उसके भुगतान करते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो भुगतान करना बंद कर दे, कुछ कर दे। हमें कोई भी ऐसा चीज हम नहीं करते हैं जिसके अंदर, उस जमीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होए,
क्योंकि हमारा एग्रीमेंट एफपीओ के साथ होता है और एफपीओ का एग्रीमेंट हर फार्मर के साथ होता है, क्योंकि एफपीओ को जवाब देना है फिर अगर कोई प्रॉब्लम होता है। तो क्या एफपीओ इसके लिए तैयार है कि अगर कोई प्रॉब्लम वाला जमीन है वो इसमें आ जाए? मेरे ख्याल से कोई भी एफपीओ तैयार नहीं होगा। नहीं, सामान्य जो हमारे यहाँ किसान हैं उनके 2-3 जगह ऋण होते, एक तो बैंक में केसीसी होता है, हाँ जी, और दूसरा जिला सहकारी बैंक जो एक बैंक होती है जिसमें पैक्स सोसाइटियां रहती है, हाँ जी, उसमें ऋण होता है। दो प्रकार के ऋण होते हैं उसके, और लगभग प्रति एकड़ वो ऋण मेरे हिसाब से 1 लाख 1.25 लाख रुपए पहुंच जाता है। अच्छा, और उसको वो 6 महीने या 12 महीने में भर देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। ऐसा अच्छा, हमारे यहाँ के जो किसान करते हैं। अच्छा। ये आपका जी, कौन सा जगह का है सर? नर्मदापुरम, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। नर्मदापुरा होशंगापुर मध्य प्रदेश में। हाँ, नर्मदापुरम कहते हैं, होशंगाबाद है, भोपाल के पास में ही है ये स्थान। ठीक है। और यहाँ आप 3 फसल होती है किसानों की, और बहुत अच्छी जमीन है, पानी आने की भी बहुत अच्छी शानदार व्यवस्था है, बिजली पानी सब, मतलब आप मिनी पंजाब बोल सकते हो। पंजाब से भी आगे है ये क्षेत्र, उस देश से हम बोल रहे हैं। और 3 फसल होती भरपूर और सब सुविधा युक्त क्षेत्र है ये। अच्छा, बहुत 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 अच्छा क्षेत्र है। अच्छा, एक चीज बिल्कुल। और इसके साथ, एक चीज तो आपने जो ऋण की बताई, एक ऋण तो इस प्रकार का होता है, दूसरा ऋण होता है किसी ने वेयर हाउस लिया है, किसी ने कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोली है, उसमें कुछ भी, तो बैंक वाले उसकी जो जमीन की जो ऋण पुस्तिका है वो उस पर लिखते हैं कि भाई इसकी क्षमता क्या है या इसकी वो क्या है, उस हिसाब से उसको ऋण देते हैं। तो एक उस प्रकार का भी ऋण होता है। तो फिर उसमें आपकी कंपनी क्या पॉलिसी करती है? जी, तो हमारे एग्रीमेंट होते हैं, जो एग्रीमेंट हम आपको शेयर कर देंगे और उस एग्रीमेंट के हिसाब से हम आगे चलेंगे। और एनीथिंग मोर मिस्टर सोनू, यू वांट टू से व्हाट दे आर सेइंग कि सपोज दे हैव ए लैंड and against that land they have taken some processing or warehousing funds from the bank. So how do we agree on these things ki we will take such kind of a land also incorporate in our things? Okay, at that we need to check because if you want to avail bank facility and even the government schemes, if this become a contradictory or if it is already pledged with any particular bank, then it will be a problem. If there is no pledging and if this land document is free, then still we have the like opportunity. But if the land document is pledged with any bank, then it will be a problem. सर, जो आपने बात कही कि कोई और चीज करने के लिए बैंक से पैसे लिया है और जमीन को गिरवी रखा है, तो उसमें प्रॉब्लम है। वो जमीन पे वर्क करना मुश्किल है हमारे लिए। हाँ, क्योंकि उसी जमीन पे आप भी लोन लोगे, जैसे आपने शुरू में हमको बता दिया कि सरकार की जो जितनी भी स्कीमें हैं वो हम पूरी लेंगे, उस पे भी आप लोन लोगे सब मिल के, तो वो डबल लोन इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए हमारे को वो काम करने पड़ते हैं। हाँ, नहीं सही है, वो काम यहाँ भी होता है ना। जैसे मान लो ड्रिप लगाना है हमको, तो ड्रिप लगाने के लिए हमारे जो जैसे प्रैक्टिकल होता है, तो वो बैंक वाले उसमें लोन दे देते हैं और वो जमीन को रख लेते हैं और वो सब्सिडी मिल जाती है उस किसान को, स्प्रिंकलर पे सब्सिडी मिल जाती है। इस प्रकार की विभिन्न योजनाओं जो जमीन के ऊपर ही हमारे यहाँ भी सब्सिडी देती है सरकार, तो वो सब बंद हो जाएगी टोटल। आपका कहना वो जीरो बिल्कुल सब करके आपको फ्रेश करके वो जमीन देना है, आपका कहना ये है कि? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई कि सर जमीन 10 साल तक के लिए एग्रीमेंट आप एफपीओ से करोगे कि किसान से करोगे? हम एफपीओ के साथ करेंगे, एफपीओ किसान के साथ करेगा। अच्छा, उसमें जो इनकम है हर साल की, आपने बोल रहे कि जो 8 महीने तक तो आप जो कोई भी फसल आपके यहाँ जो लगी है वो ले लेंगी और आप जो एनालिसिस करके उसकी जमीन की स्थिति परिस्थिति सब देख लोगे। इसके बाद में हर साल इनकम आपने बोला कि 3.5 लाख रुपए मिनिमम देंगे कि उसमें आगे बढ़ती भी जाएगी, कैसा क्या है उसका? आगे बढ़ती भी जाएगी, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी, जो भी उसमें बेनिफिट्स होगा सारा कुछ उसी में आएगा। हम जो भी कमाई करेंगे उसका आधा हिस्सा खर्चा निकाल के
वो आधा हिस्सा एफपीओ को जाएगा, हम एफपीओ के अकाउंट में देंगे पैसे। नहीं तो उसमें फिक्स इनकम है क्या? मतलब आप तो कमाई करोगे, मान लो घाटा हो जाता तो किसान को क्या फिक्स इनकम ऐसी है क्या कि मिनिमम गारंटी जो है वो है 3 लाख 3.5 लाख रुपए जो है वो हम मिनिमम गारंटी देते हैं प्रति एकड़? प्रति एकड़। जी जी जी। और आगे फिर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे समय निकलता हाँ, जाएगा? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बढ़ती जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपके यहाँ पे बहुत अच्छा होए, उसमें कमाई ज्यादा होए, तो कमाई ज्यादा होगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, हमारे क्षेत्र में तो हर चीज आप पैदा कर सकते हो, जमीन भी बहुत शानदार है सर, और ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा है उस जमीन में। जी जी ठीक सर, ओके जी धन्यवाद। फिर से एक बार राकेश गौर जी, फिर से आपने हैंड रेस किया, जल्दी प्रश्न करें। हाँ, समय हो रहा है, समय को जी देखते हुए। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए जमीन रोड पक्के रोड पे जो होना चाहिए या फिर अंदर कच्चे में भी हो सकती है, ये भी एक मेरा प्रश्न था। कहीं पे भी हो। अच्छा, कच्चे में भी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। Actually, we need to take our produce because there will be a daily logistic activity. So vehicle should reach that solely. कनेक्टेड होना चाहिए, जरूरी है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होना चाहिए। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन तो हमारा रोज का रोज जाएगा ना। दुबे साहब, एक बार आपने फिर से हैंड रेस किया है, अगर कोई प्रश्न हो तो करें, नहीं तो। जी धन्यवाद सर। सर छोटे 2 सवाल कि अगर एफपीओ के मेंबर्स नहीं है और 4-5 किसान मिलके अगर 50 एकड़ इकट्ठा लैंड देना चाहते हैं तो वो संभव होता है क्या? और नहीं, दूसरा हम एफपीओ के अलावा काम नहीं करेंगे। जी ठीक है सर, ओके। सर आदरणीय पवन सर, आप सादर आमंत्रित है, अपना प्रश्न आप जी कंक्लूड जी भी करें। जी हाँ बल जी, बहुत अच्छी तरह से आपने मॉडरेट किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा दत्ता जी, सोनू जी को, रोशन लाल जी इज द हेड ऑफ अ केवीके इन मध्य प्रदेश इन छिंदवाड़ा, सो आई एम टू हिम। मैं जो हमारे मध्य प्रदेश के किसान हैं ज़्यादातर वहीं से आए हैं, नर्मदापुरम से ही प्रश्न आए हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी जैसा बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये नीति बन गई है सरकार के द्वारा। माननीय मंत्री जी ने खुद 2.5 घंटा 3 घंटा उस दिन सारी मीटिंग ली, पहली बोर्ड मीटिंग थी इनकी, 1000 किसानों को बुला रखा था। तो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में उनका अच्छा काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में नीति नहीं बनी है। मेरा अनुरोध है अपने सारे किसानों से कि आपके जो सरकार से संपर्क हैं उसमें आप भी अपनी तरह से तैयारी करें, बातचीत करना शुरू करें कि सरकार मध्य प्रदेश में कृषि निर्यात के ऊपर नीति बनाए और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बनाए, और उत्तर प्रदेश का जो उदाहरण है उसको लेते हुए समझने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपस में कई सारी चीज़ों पर आजकल बातचीत हो रही है। बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में कॉरिडोर बनाने की बातचीत हो रही है, अन्य तरह से बातचीत हो रही है। तो क्यों नहीं इस तरह से भी हम प्रयास करें जिससे कि इस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड योजनाओं का लाभ यहाँ के किसानों को मिल सके। अभी देखो, हम यहाँ पर जो बातचीत हो रही है सब अभी हो रहा है कि होगा, लेकिन सरकार की तो कोई नीति नहीं है। सरकार की नीति नहीं है तो प्रोत्साहन करने का कोई ऐसा ठोस कारण नहीं है कि वो वहां पर उसको करें। तो आप अब मेरी बात समझ रहे होंगे सभी, जो हमारे आप सब लोग जनप्रतिनिधियों से बहुत अच्छी तरह से आप कनेक्टेड है, जानकार है। तो आप चर्चा करना शुरू करें और उसको देखते हुए आगे अगर ऐसी नीति बनती है जिससे सबको फायदा होगा, किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और इसी के आधार पर उनके एक्सपोर्ट हब बन गए हैं। यूपी में क्या हुआ है, 3 एक्सपोर्ट हब बने हैं 3 अलग अलग जगह पर। तो जो भी एक्सपोर्ट होगा वो वहाँ का हब बना करके सरकार को, और जो भी वहाँ पर काम करने वाले हैं, चाहे वो उद्यमी के रूप में करे चाहे वो किसान करे, उन सबको इसका लाभ मिल पाएगा। तो ये सरकार की जो कार्य है उसको इस तरह से हमें भी एक दिशा देने की ज़रूरत है, उनके साथ समन्वय करने की ज़रूरत है, और कम से कम शुरुआत में तो अपनी बात उठाने की ज़रूरत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है, क्योंकि जब सरकार का प्रोत्साहन होगा तो विभाग भी ज़मीनी स्तर पर, जिला स्तर पर
वो भी तत्पर रहेंगे कार्य करने के लिए। नहीं तो अभी तो वो अंधेरे में वो भी तीर मारेंगे कि अब क्या करें, चलो अच्छा एक्सपोर्ट करना है तो चलो इसके साथ बातचीत कर लो। ज़्यादातर वो एमएसएमई के साथ करेंगे। लेकिन जब तक के कृषि एक्सपोर्ट को एक अलग से तवज्जो नहीं दी जाएगी, उनके साथ काम नहीं किया जाएगा, तब तक के ये एमएसएमई ज़्यादातर इंडस्ट्री को ज़्यादा, उसने वेयर हाउस लगा दिए है, उसने कुछ इंडस्ट्री लगा दिया, प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया, इसी पर ही वो ज़्यादा केंद्रित है। तो अब हम इस तरह से अगर हम बातचीत करते हैं तो ऐसी मुझे संभावना लगती है कि कृषि जो क्षेत्र का जो विकास है वो और अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से हो पाएगा। तो मेरा अनुरोध हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के और अन्य जगह के भी जो हमारे किसान हैं उनके साथ है कि इस पर आप सोचें, इस पर चर्चा करें, इस पर बातचीत करें और अपनी बात को पहुंचाएं। और अगर हो सकता है कि वहाँ पर नीति हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है, अभी मैंने बातचीत की थी, मेरी जानकारी में नहीं है, हो सकता बन भी रही हो, लेकिन अभी तक के धरातल में नहीं आई है शायद। तो ऐसा करते हुए हम मिल करके जो भी अन्य जो हमने कार्य किए हुए हैं उसमें इस तरह से भी इनको हम बढ़ावा देते हुए हम अपने अपने क्षेत्रों को अच्छा बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है। अब कुछ और हैंड रेस्ड भी है तो उनको भी 8 बज गया है हालांकि, लेकिन रोशन लाल जी अभी अगर आप अनुमति करें तो उनको भी हम हैंड रेस ले सकते हैं। जी सर, इसमें एपीओ का क्या रहेगा? मेरा प्रश्न है एपीओ का इसमें क्या रहेगा? उसको क्या मिलेगा एफपीओ को? आपके हर एफपीओ के अंदर कुछ ना कुछ आपका सिस्टम होता है कि इतना परसेंटेज जिसका जमीन है उसको मिलेगा और बाकी एफपीओ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो भी आपके नॉर्म्स हैं वो आप अपने एफ को देखिए। हम तो टोटल जो आधा इनकम है वो हम एफपीओ को दे देंगे, जिसके अंदर हमारा एग्रीमेंट जितने वो 50 एकड़ के लैंड के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट जितना है उसके हिसाब से। बाकी वो एफपीओ का क्या आपका अपने नियम कानून बना रखा है, आपकी कोई रेजोल्यूशन बना रखी है, तो वो आपके ऊपर है। ओम जी, थैंक यू सर मेरा प्रश्न ये है कि यदि ये जो इनकम है ये इसका एवरेज 3 लाख 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ से कम आता है, तब उस कंडीशन में क्या हो? हम आपको जो मिनिमम गारंटी दे रहे हैं वो देंगे आपको। जी, शशिकांत जी कहना कि इसमें ये था तो कुछ नहीं ऐसे कितने आप फार्म बनाओगे, कितने फार्म बनाओगे? जितने बनते जाए, हर जगह पे बनते जाए ताकि सबको इनकम ज्यादा से ज्यादा होए। शशिकांत जी अपना प्रश्न करें, अशोक भैया फिर अपन चर्चा करेंगे ना। इसमें कोई वो नहीं इशू है, किसी भी भूमि में कर। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही शशिकांत जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। मेरा प्रश्न है कि किसी भी भूमि में हम ये कर सकते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी भूमि में कर सकते हैं क्या? तो ये थोड़ा सा पहले सर्वे करेंगे, उसमें उसके बाद फिर सारी चीजें डिसाइड होगी, क्योंकि लैंड का जो लोकेशन है उसका एक बार सर्वे होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या प्रोग्राम होना है, किस तरह से काम होना है। जी एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं नदी किनारे हैं, नदी किनारे उनके पास पानी आ जाता है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना उस पर काम करना। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सोनू वर्गीस सर एंड सब्यासाची सर। आपने बहुत बढ़िया प्लानिंग जो आज हमारे जो योगाहार परिवार को दी है, निश्चित रूप से ये बहुत आगे जाएगा और दैट विल क्रिएट ए हिस्ट्री, आई थिंक। ये हमारा जो ग्रुप है। जी सर, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे जो फाउंडर हैं सोनू वर्गीस जी और इनके टीम जो है, हमारे हम सब लोग जो हैं, हमारा विजन है कि हमारा देश के हर फार्मर को उन्नति हो, वो गांव छोड़ के शहर में न जाए, वापस गांव में आए, और जो लोग शहर में हैं उनको भी गांव में लेके जाए।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। निश्चित रूप से जितना दिख रहा है उससे बहुत बढ़िया पिक्चर दिख रही है, और कहीं आपने लेकुना छोड़ने का मतलब सारे लेकुनास को जो है वो क्लियर करने का प्रयास किया है। और किसी के प्रश्न होंगे तो हम उनसे बात करेंगे, पर जिस तरह की प्लानिंग आपकी है निश्चित रूप से देश को आगे ले जाएगी, और आप लोगों का जो ये कार्य है वो बड़ा मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for giving time to our house. Thanks, lot of thanks. Thank you. धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। आज की चर्चा को विराम देते हैं और हम कल पुनः मिलेंगे 5:30 बजे नए योग सत्र के साथ, नए योगाचार्य के साथ और नए हमारे मुख्य वक्ता के साथ। और इस चर्चा को थोड़ा पकाएं, अपने मन में मंथन करें और अपने एफपीओ के साथ जुड़े। जी धन्यवाद। ओम सभी को ओम। रंजना बहन जी है क्या? रंजना बहन जी जी आज का वीडियो डाल देना, मैंने नहीं सुन पाया क्योंकि मेरी गाय बीमार थी, 3-4 लोग उसी में लगे रहे, मैं अब भी आके जुड़ा हूँ। आज का वीडियो डाल देना पूरा, तो मैं सुन के इसको मंथन करेंगे फिर बाद में। जी जी ओम। जी बहुत बहुत